अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उसामा रियात और आप गूगल क्लासरूम का एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज का सेमिनार नंबर 5th अटेंड कर रहे हैं। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनका नाम है मिस कहकशा। और मिस कहकशा की जो पोजीशन आई है एग्रीकल्चर ऑफिसर एग्जाम 2023 में, वो 32nd है। मेरिट नंबर 32 इनका बना है। थैंक यू सो मच कहकशा, आपने टाइम निकाला और अपना कीमती टाइम जो है वो हमें दिया। तो कहकशां, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। कहकशां, आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें ताकि बाकी लोगों को आपका पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम। Myself Daksha. I am graduated from Islamia University Bahawalpur and then MSc Honors in Soil Science from University of Agriculture Faisalabad last year in 2022. And firstly, for the first time, I have given the PPSC exam of agriculture officer, and I have alhamdulillah passed the exam. And my merit number, as informed by Sir Sama, is 32, and alhamdulillah, I am finally recommended as agriculture officer. अच्छा कहकशां, आपने एग्रीकल्चर ऑफिसर की तैयारी कब स्टार्ट की थी? एडवर्टाइजमेंट आने से पहले स्टार्ट की थी या एडवर्टाइजमेंट आने के बाद की थी? और क्या आपने गूगल लाइसेम की कोई एग्रीकल्चर ऑफिसर की टेस्ट सीरीज 2022 में भी ज्वाइन की थी? क्योंकि हमने अगस्त 2022 में भी टेस्ट सीरीज रखी थी एडवर्टाइजमेंट आने से पहले। तो आपने कब तैयारी स्टार्ट की थी? सर, मैंने जो गूगल आईसीएम का ग्रुप था वो मैंने बहुत पहले ज्वाइन किया था 2020 में, जब मेरा एमफिल स्टार्ट हुआ था। लेकिन मैंने इसे सीरियस नहीं लिया था। मैं क्या वैसे ही कह दूं कि आप मुझे सेमिनार्स के लिंक आते थे, लेक्चर के लिंक आते थे, मैंने कभी नहीं लिए और मैंने नोटिस भी नहीं किया। मैं स्टडीज में बिजी थी और मेरा यही एम था कि एक दफा अगर मैं एमफिल स्टार्ट कर चुकी हूँ तो मैं उसे कंप्लीट कर लूँ अच्छे से। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जिस टाइम मैं कंप्लीशन की तरफ जा रहा था और फर्स्ट सेमेस्टर में आके मुझे ज्यादा एहसास होने लगा इस चीज का कि मुझे अभी से स्टडी करनी चाहिए। और 2022 की जो टेस्ट सीरीज थी वो मैंने ज्वाइन नहीं की थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की। लेकिन 2022 में जो आपका बैच था जनरल नॉलेज के लिए आपने किया था, वो मैंने ज्वाइन किया था और वो मैंने कंप्लीट लिया भी। कुछ क्लासेस मेरी मिस हो गई थी क्योंकि एमफिल का जब मेरा सबमिशन का सिनेरियो चल रहा था और उसमें मेरी क्लासेस मिस हुई थी, लेकिन वो मैंने कवर कर लिया था। आपने मुझे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी थी। आपने काफी कॉपरेट किया। जब भी हमें जरूरत पड़ी आपने रिकॉर्डिंग या कभी भी किसी भी वजह से आप लेक्चर रिपीट कर देते थे, वो हमारे बाकी के लिए आसानी हो जाती थी जिन्होंने नहीं लिया हुआ होता था लेक्चर। तो इसलिए मुझे वो बड़ी आसानी रही और गूगल आईसीएम की वजह से मुझे पता चला कि मुझे तैयारी कहाँ करनी है। और मैंने जो स्टार्ट की ना तैयारी, वो मैंने अगस्त नहीं, सितंबर सितंबर में, जब आपका ग्रुप मैंने ज्वाइन कर लिया, बैच ज्वाइन कर लिया 2022 वाला जनरल नॉलेज, उस टाइम से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी एग्रीकल्चर ऑफिसर की। मैंने इस चीज का वेट नहीं किया था कि एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो मैं फिर तैयारी स्टार्ट करूंगी, नहीं। मैंने जिस टाइम मैं थीसिस अपने फ्री हुई थी और मैं इसके लिए आपका पहले मैं एक दफा सेमिनार ले चुकी थी किसी का, मुझे याद नहीं कि कौन थे आपके उस दिन गेस्ट, और उन्होंने बता दिया था कि बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर ज्यादा आपको बेस्ट रहेगी। मैंने वो स्टार्ट कर दी थी, मैं साइड बाय साइड इसे स्टडी कर रही थी। अब अच्छा फिर कहकशां, उसके बाद मैंने जी जी बोलें आप। सबसे पहले मैंने यही किया था कि मैंने जो है ना बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर को स्टडी किया था। और उसमें से मैंने दो पोर्शन ओमिट किए थे जस्ट। एक फर्स्ट था कि एग्री इंजीनियरिंग वाला, और सेकंड वेटरनरी साइंसेस वाला। वो भी मैंने इसलिए ओमिट किया था कि जो पास पेपर्स थे वो मैंने देखे थे और उनमें इनमें से ज्यादा नहीं आया था। लेकिन एग्री इंजीनियरिंग वाले में मैंने ज्यादा चीज ये देखी थी कि जो बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर में पोर्शन है वो उसका ओमिट करना ठीक है, लेकिन उसमें अगर आप इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड, यानी फार्म मैकेनाइजेशन का जो बेसिक कोर्स हमें बीएसओ पढ़ाया जाता है, अगर हम वो कर लें तो वो एग्री इंजीनियरिंग को कवर कर लेता है। ये मैंने इस तरह स्टडी किया था इसको, बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर को, और उसको इसका हर पोर्शन मैंने स्टडी किया था। अब बाकी इसके जितने भी पोर्शन है ना वो मैंने पूरी डिटेल में स्टडी किया।
और ये सब मैंने एडवर्टाइजमेंट से पहले किया था। मुझे ये था कि मतलब नेक्स्ट ईयर आनी ही है एडवर्टाइजमेंट। यानी इन्हीं दिनों के अंदर, सितंबर के अंदर आपने ये स्टार्ट कर दिया था? यस सर, मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। और इसके लिए मैंने अपने आपको टेस्ट करने के लिए मैंने एक टेस्ट भी दिया था, सॉइल सर्वे का। वो मेरा नहीं हुआ था पास, लेकिन उससे मुझे एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो गया था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है और किस तरह के एमसीक्यूज आते। तब तक आप खुद जाके नहीं देखोगे ना, जब तक आप में खुद कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप टेस्ट दो, या कोई भी पीपीएससी का टेस्ट दो, तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या चीजें मांगी। क्योंकि आप घर में ना एक नॉर्मल माहौल में, एक अच्छे माहौल में आप स्टडी कर रहे होते हैं, और आपको नहीं पता चल रहा होता कि मतलब आपका माइंड नहीं खुलता। मेरे ख्याल से तो माइंड नहीं खुलता कि आप उस लेवल की स्टडी। लेकिन मैं जब सॉइल सर्वे का पेपर दिया और मैं जाके एग्जाम में बैठी, वो प्रेशर ही और था। अब मैं, हालांकि मैं पहले भी बीएसपी में सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, इंशाल्लाह एमपी में मेडलिस्ट होंगी, तो लेकिन इसके बावजूद भी प्रेशर इतना था कि जब सॉइल सर्वे वाला पेपर मेरा जो पास नहीं हो सका पीपीएससी का, जब वो आया तो मैं ब्लैंक हो चुकी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। तो मुझे उस टाइम अंदाजा हुआ कि जो पहली चीज है ना, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इस चीज का हमें प्रेशर नहीं लेना चाहिए कि पीपीएससी जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम है। ठीक है, ऑल्दो वो एक एग्जाम है, लेकिन इंसान ही उसे करते हैं ना। हम अपनी मंजिल जो भी दूर कर रहा है, वो मंजिल इंसान ही कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी कोई, हम इसे मुअम्मा ना बनाए, बल्कि अपने आप को कॉन्फिडेंस बनाए कि हम ये कर सकते हैं और हमें ये करना है। ये हमारा एक गोल है, उसे एक लाइफ का गोल लें, ना कि कोई ऐसी चीज है जिसे आपको अचीव करना ही मुश्किल हो जाए। जी नेक्स्ट मैं ठीक है। आपको ये बताती हूँ कि जो अच्छा, जब एडवर्टाइजमेंट, बेसिक कोर्स। जी जी, क्या कशा आप जी जी। आप बात जी मैं कंप्लीट आपको ये करें। बता रही थी कि, हाँ जी, जो मैं बाकी बात बता रही थी कि जो मैंने बाकी स्टडी किया बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर के साथ साथ, जो मैंने स्टडी किया वो मैंने ये किया कि जो मेरे बेसिक कोर्सेज के बीएस के दौरान, जो आपके बेसिक कोर्सेज फर्स्ट फोर्थ सेमेस्टर में जो आपने बेसिक कोर्सेज पढ़े हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उसमें इंग्लिश भी आ जाती है, उसमें आप पाक स्टडीज भी पढ़ते हैं, आप उसमें इस्लामियात भी पढ़े होते हैं। इस्लामियात एओ का पार्ट नहीं है, तो उसे टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी जितने भी आपने मेजर माइनर पढ़े हैं, वो सारे इंक्लूड होते हैं, और उसमें से आता है पेपर। ये नहीं है कि नहीं आता, आता है। अब ये भी होता है कि बच्चे कहते हैं कि ना हमें डायरेक्ट पता हो कि यहाँ से एमसीक्यू आ गया। ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, वो बात ठीक है। अब हमें ना पता हो करेक्ट, लेकिन इससे ये होगा कि जब आप में ना कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना आपके, और ऑप्शंस गिवन होंगे, तो आप उन ऑप्शंस में से 90% आपको पता चल जाएगा कि ये चीज हो सकती है और ये चीज नहीं हो सकती। तो आपको एक वो जो तुक्का लगाना है ना, वो भी आपने उस पर नहीं लगा देना अंधाधुंध के, बस लग गया तो हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसके लिए क्या है, जब आप बेसिक कोर्सेज, आपको मैं यही कहूंगी कि बेसिक कोर्सेज अपनी स्टडी करें। और मैंने स्ट्रेटेजी यही की बनाई थी कि मैं वीकली बेसिस पे एक सब्जेक्ट खत्म करती थी। और जब मैं वीकली बेस पे एक सब्जेक्ट खत्म कर लेती थी, मतलब मैंने एक सॉइल साइंस ले लिया, सॉइल साइंस के जितने भी कोर्सेज मैंने पढ़े वो मैंने खत्म किए एक वीक में। मैंने बेसिक ऑफ एग्रीकल्चर वाला पोर्शन सॉइल साइंस वाला खत्म किया, फिल इन दी ब्लैंक्स, डेफिनेशन और एमसीक्यू, तीनों चीजें कंप्लीट की। वीकेंड पे मैंने उसको पूरे को रिवाइज किया, फिर मैंने नेक्स्ट कोर्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया, सब्जेक्ट का नाम पैथोलॉजी। अब जब मैंने प्लांट पैथोलॉजी स्टार्ट कर दी, जब उसका एंड डे हुआ, उसके बाद मैंने एक दिन एक्स्ट्रा लिया। वो किस लिए लिया कि सॉइल साइंस और प्लांट पैथोलॉजी दोनों रिवाइज किए। फिर जब मैंने थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, तो फिर मैंने उसको भी वीकली स्टडी किया। और वीकली स्टडी करने के बाद मैंने अपने जो बेसिक सब्जेक्ट सब्जेक्ट कोर्स थे वो भी पढ़े। मतलब उससे जो बीएस में मैंने बेसिक कोर्सेज में पढ़ा था वो भी सारा पढ़ा, बुक भी अपनी देखी। और फिर मैंने उसको तीसरे, जब लास्ट थर्ड वीकेंड पे, जब एक और दिन लिया, और उसमें फिर मैंने वो तीनों कोर्सेज रिवाइज किए। इस तरह ये रिवीजन बहुत जरूरी है। हमें ये कहा जाता है कि ना रट्टा नहीं लगाना है, कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट लें। मैं शुरू से या कह लें हर स्टूडेंट कॉन्सेप्ट लेता है, ये नहीं होता कि किसी के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट भी याद तब रहता है जब आप उसको रिवाइज करते रहते हैं। जब आपने एक चीज एक दफा पढ़ ली, ठीक है, आपको आ गई, फिर वो आपको भूल जाती है टाइम के बाद, क्योंकि हम इंसान है, भूलना भी हमारी नेचर में शामिल है। तो इसलिए हमें एक तरह से थोड़ी चीजों को रट्टा भी लगाना जरूरी है। आप एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं कि आपको समझ आ जाए, रीजंस आपको पता हो, कोई भी रीजनिंग या कोई भी घुमा के क्वेश्चन आ जाए, तो वो आप उससे कर सकें। वो इसलिए एक्सटेंसिव स्टडी हमारे लिए इसलिए जरूरी है। लेकिन ग्रामिंग भी जरूरी है, वो इसलिए जरूरी है कि वो बार बार हमें चीज रिवाइज होगी, माइंड हमारे उस बारे में रिफ्रेश होगा, क्लियर होगा। जितनी ज्यादा हम बार पढ़ते हैं ना, तो हमें हर दफा नई चीज समझ जरूर आती है।
और उसी इसी सब के लिए हमें ना रिवीजन मस्ट करनी है, और इस एओटी टेस्ट में भी ना रिवीजन बहुत जरूरी है। मैं खुद भी बोर हो जाती थी, लेकिन ये है कि अपने आप को खुद ही करती थी सेल्फ मोटिवेट करना, या बहन भाइयों को बता देना कि हम पढ़ने के दिल नहीं कर रहा, क्या करें। तो उन्होंने बताना कि नहीं, आप और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने करना ही है। अपने आप को बार बार रिवाइज कराना है कि नहीं, आपका गोल तो ए नया है, तो उस टाइम तक तो आपको स्टडी करना है। तो अपने आप को हम लोग, माशाल्लाह आप में सबसे ज्यादा 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 से लोग होंगे जिन्होंने अभी कुछ होंगे बीएस किया कर रहे होंगे, नहीं तो ज्यादातर मेजोरिटी ऐसी होती है जिन्होंने एमफिल के बाद ही वो सीरियस होते हैं कि जॉब की तरफ वो लोग देख रहे होते हैं, स्पेशली गर्ल्स। तो मैं उन्हें यही कहूंगी कि वो रिवीजन की तरफ ज्यादा से ज्यादा आए, और अपने हैंड्स नोट्स बनाने, आपने रिवीजन करने के लिए ये भी नहीं है कि अब आपने एक पढ़ते तो हम उसी कोर्स से हैं जो हमें गिवन हमें पढ़ाया गया बीएस में, तो उसके साथ आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके साथ में हैंड नोट्स बनाते जाएं, डेफिनेशन देते हैं, कॉन्सेप्ट देखें, और उसके हैंड नोट्स अपने एक अलग रजिस्टर पे नोट करते हैं। जब आप रिवाइज करें ना, तो अपने उस रजिस्टर से रिवाइज करें, जितनी दफा भी रिवाइज करें, ये आपको याद करने में बहुत मदद मिलेगी। थर्ड सोर्स जो मैंने यूज किया वो मैंने यूएफ के एमसीक्यूज किए, और वो मैंने दो सब्जेक्ट्स के किए। एक मेरा मेजर था सॉइल साइंस, इसलिए मैंने इसे बहुत प्रेफरेंस को रखा सॉइल साइंस के लिए, और 1000 एमसीक्यू जो सॉइल साइंस के वो सारे किए, और उसके अलावा एग्रोनॉमी के मैंने सारे एमसीक्यूज किए, उसमें से मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और ये सारा काम मैं एडवर्टाइजमेंट से पहले ही कर रही थी। यहाँ तक कि जो गीक के एमसीक्यूज थे, गीक के जो एग्रोनॉमी के एमसीक्यूज हैं, वो भी मैंने कर लिए थे पहले ही, और मुझे वो याद थे कि मतलब वो कहीं पे भी आए तो मैं उसको देख के मैं बता सकती थी कि ये एमसीक्यू कहाँ से आया हुआ। इस तरह मैंने उसको, इतना मैंने उसकी स्टडी की, इतनी मैंने उसकी रिवीजन की। फिफ्थ जो पोर्शन मैंने स्टडी किया वो था इकोनॉमिक सर्वे। वो मैंने बहुत लास्ट पे जाके स्टडी किया था एडवर्टाइजमेंट के बाद, जब मुझे पता चला कि इकोनॉमिक सर्वे करना है, और मैंने उसमें से तीन चार चीजें की। और वो यही थी कि मेजर क्रॉप्स हैं तो उनमें उनका जीडीपी में कितना रोल है, और उनमें एक जो क्वेश्चन अभी बीपीएससी में आया वो ये था कि वैल्यू एडिशन इन एग्रीकल्चर कितनी है। एक तो क्रॉप का जीडीपी में क्वेश्चन है, लेकिन एक उसका देखें कि वैल्यू एडिशन कर रही है कितने एग्रीकल्चर के में। तो वो जो है ना, वो पोर्शन इस दफा आया हुआ था, कॉटन का उन्होंने पूछा हुआ था, तो वो हमने वहां पे बताना था, तो उसको भी अब माइंड में रखिएगा। मैंने शायद मुझसे स्किप हुआ था, तो मैंने ये वाला एमसीक्यू नहीं अटेम्प्ट किया। और बाकी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से सरसामा ने हमें सेंड की थी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज, वही हम मैंने फॉलो की। और जो उन्होंने पीडीएफ के फॉर्म में हमें सर ने सेंड की हुई थी, वो रूटीन में मैं करती थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी कि मुझे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज आती होती। और मैं जब मेजर सेलेक्ट कर रही थी, मैं इस चीज को देख रही थी कि मुझे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज इतनी ज्यादा ना लेनी पड़े, मेरा वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है। तो मैंने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी उस टाइम थोड़ी सी कह ले जान छुड़ाई थी, लेकिन पढ़ा मैंने था। लेकिन फिर उसके बाद मैंने कभी रिवाइज नहीं किया था, तो उससे मुझे थोड़ा सा था कि, तो मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम लिया। मैं 15 डेज ऑलमोस्ट, या 7 to 8 डेज लेती थी एक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की करने में। क्यों? उसका सीड रेट, उसकी नंबर ऑफ इरिगेशन, मेजर डिजीजेस, इंसेक्ट पेस्ट, और इंसेक्ट पेस्ट के साथ उसका इथिल लेवल। और जो इस दफा आया हुआ था ना, उन्होंने हमसे पूछा हुआ था कि आपने जो यूज करनी है, पेस्टिसाइड यूज करनी है, तो वो कौन सा ग्रुप वो यूज हुआ हुआ था, वो उस बारे में भी आया हुआ था। तो शुक्र है कि पेस्टिसाइड मैंने की हुई थी, और वो एमसीक्यू आया और मैं उसे अटेम्प्ट कर सकी। ये सारी चीजें मैंने पहले ही कर ली थी एडवर्टाइजमेंट से। अब आ जाते हैं, अगर आई थी एडवर्टाइजमेंट आई थी फरवरी में, 5 फरवरी तक। और मैं सॉइल सर्वे का जो पेपर था वो मेरे ख्याल से मैं नवंबर में दे के आई थी, और वो मुझे इससे भी अंदाजा हो गया था कि मैं मतलब टेस्ट करने से लेकर मुझे अंदाजा था कि मेरा ना ये अच्छा नहीं हुआ, और मुझे भी बहुत ज्यादा स्किल की, या बहुत ज्यादा पढ़ने की भी और मजीद जरूरत है। तो वो एक तरह से कहते हैं कि फेलियर आपको स्टेप बैक हो जाता है, लेकिन मेरे लिए स्टेप बैक नहीं हुआ था, मुझे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए वो एक, मैं कहती हूँ एक सीढ़ी बन गई थी कि आप फेल हो चुके हो, और ये आपको प्रूव करना है कि आपने फेल नहीं होना। और फिर स्पेशली मेरे लिए ज्यादा था कि आप पहले पोजीशन होल्डर रह चुके हैं, और आपको इस तरह के नहीं, हैक बैक नहीं होने चाहिए। फिर मैंने ज्यादा तैयारी की, और ज्यादा लगन से मैंने इसको दोबारा से स्टडी करना शुरू किया। लेकिन जो मेरी स्ट्रेटेजी स्टार्ट में रखी थी, उसी को मैं फॉलो करती थी, रिवीजन मैंने नहीं छोड़ी। चाहे जो मर्जी हो जाए, स्पेशली गर्ल्स को घर की रूटीन का मसला होता है,
तो जितनी मेरी रूटीन सख्त हो या जो भी हो, मेरे घर वाले, मैंने वालदा को अपनी को इन्फॉर्म किया हुआ था, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने आप को भी बाइंड बाउंड करना होता है। रात के चाहे 1 बजे या 2 बजे जो मैंने रिवीजन करनी है वो मैं करके ही सोती थी। और सुबह को भी मैं अपने ही रूटीन के मुताबिक ही काम करती रही हूँ। आपको अपने आप को खुद ही बाउंड कर सकते हैं और आपको ये सब कुछ खुद ही करना होता है। बाकी आपको दूसरे सिर्फ गाइडलाइंस दे सकते हैं, बता सकते हैं, या अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देंगे, लेकिन करना इंसान ने खुद है। और मेहनत इंसान को खुद ही करनी पड़ती है। बाकी सिले अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ताला ही रास्ते बनाते हैं और अल्लाह ताला ही वसीले बनाते हैं। अच्छा, जब आप तैयारी कर रही थी तो टेस्ट जी। के आने से पहले क्या आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे कि मुझे ये टेस्ट नहीं देना चाहिए, मैं हूँ भी पोजीशन होल्डर, अगर मेरा ना हुआ क्लियर तो फिर क्या होगा? और जब आप एग्रीकल्चर ऑफिसर के टेस्ट में बैठी तो आपने पेपर अटेम्प्ट किस तरह किया, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी पेपर अटेम्प्ट करने की? अच्छा, अब मैंने ना सरसामा वाली भी क्विज में देती थी। सर ने हमारे क्विज भी स्टार्ट करा दिया, एडवर्टाइजमेंट बाकी सर ने प्रॉपर तैयारी स्टार्ट की हुई थी। तो मैं क्विज देती थी, लेकिन मैं क्विज इस तरह नहीं देती थी कि सर का होता था कि सर का टाइम टेबल था, मेरे घर में थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे, इसलिए तो मैं वो टाइम टेबल से थोड़ा सा मैं हिल गई थी। और उसका मैंने हल ये निकाला कि मैं क्विज ना उस टाइम देती थी जब मेरी प्रिपरेशन हो जाती थी। फिर अपने आप को मैंने खुद ही बाउंड किया कि मैंने क्विज करना ही उस टाइम है जब मैं वो सर का जो दिया हुआ काम है ना वो कंप्लीट हो जाए। और मैंने हमेशा अटेम्प्ट ही तब किया जब वो कंप्लीट हो गया सर का दिया हुआ काम। फिर सेकेंडली ये कि जब 1 वीक रह गया तो प्रेशर बहुत बढ़ गया। मैं अपने घर में बड़ी हूँ सबसे, तो प्रेशर ज्यादा बढ़ गया सारे मेरी तरफ के, भाई आपने देना है। तो अब अब्बू भी अम्मा भी कि तुम्हारी तैयारी कैसी है, ये है वो है। अच्छा, मैं अपने छोटे भाई को कह रही कि ना मैं नहीं देती टेस्ट इस दफा। मैं बल्कि उसे कह रही कि ना दुआ करो कि तुम रमजान के बाद ना पेपर हो, रमजान से पहले पेपर ना हो। तो मेरा भाई मुझे कहता है कि अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, तुमने इतने दिनों से जो भी तैयारी की है वो हो गई है, अब तुम तो अपने आप को टेस्ट कर लो, इससे निकल फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता कोई फायदा हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। अब वो मुझे ये कह के चल गया, फिर मैं सोचती रही कि मैंने कहा हाँ वाकई में ऐसा ही है। उस दिन के बाद मैंने ना इस चीज को सोचा नहीं। उसके बाद मैं क्या कहती थी, अपने आप को ना बिजी रखा। या तो पढ़ रही हूँ, पढ़ा नहीं जा रहा तो मैं घर के काम कर रही हूँ, अपने आप को बिजी कर लिया। ज्यादा अपने ऊपर सोचने पे इस तरह का प्रेशर रिलीज करने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को बिजी कर लो, आप फारिग ना रहो। आप फारिग रहेंगे, आपको सोचे आएंगी। और जब आपकी सोचे आएंगी आपको डिफरेंट डर लगेंगी, जैसे मुझे बहुत ज्यादा डर था कि मैं पोजीशन होल्डर हूँ, मैं रहेगी तो मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है। और अल्लाह भला, हालांकि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ख्याल से, अब हम एमफिल कर चुके हैं और हम अपने घरों में हैं, और कोई कैसे जी रहा है ये किसी को नहीं पता, सब प्रैक्टिकल लाइफ में और कोई किसी को नहीं देखता। लेकिन बस इंसान के अब खुद के अंदर जो होता है ना, कि वो सोचे खुद ही से बना लेता है और फिर वो उसी तरह दुनिया को ट्रीट करता है। हम भी ऐसे ही कर रहे थे, मुझे भी ऐसे लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं टेस्ट ना दूं। लेकिन मेरे भाई के कहने के बाद, उसकी ये बात कहने के बाद मैंने कहा हाँ सही कह रहा है वो, मुझे अपने आप को टेस्ट करना चाहिए कि जब मैंने इतनी तैयारी की है। और फिर उसके बाद मैंने नहीं सोचा। उसने मुझे मंडे को कहा था, मेरा संडे को टेस्ट था। और फिर मैंने जो भी जितना भी पढ़ सकती थी मैंने पढ़ा, और लास्ट पे मैंने ये किया था, जितने भी क्विज थे ना वो मैं उनके, या तो मेरे पास स्क्रीनशॉट सेव थे, और सेकेंडली बात ये थी कि मैंने सारे दोबारा से री अटेम्प्ट, जाने से पहले सारे अटेम्प्ट किए थे। वो किस लिए कि ना एक तरह से रिवीजन हो गई थी मेरी, मुझे पता चल गया था कि जो चीजें मैंने की थी टेस्ट में या आगे पीछे, तो वो मुझे कितनी दोबारा रिवाइज होनी, जब जो मेरी मिस्टेक्स थी वो कैसी थी। मेरे टेस्ट बहुत ज्यादा भी अच्छे नहीं थे और बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग भी नहीं थे और बहुत ज्यादा बुरे भी नहीं थे, हर तरह का हो जाता था टेस्ट। लेकिन जब मैंने दोबारा री अटेम्प्ट किए तो मुझे हौसला मिला कि मेरी तैयारी अच्छी हो चुकी है। फिर जब मैं टेस्ट देने के लिए गई उस दिन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं टेस्ट देने के लिए बैठी। जो मेरा फर्स्ट वगैरह पेपर में मेरा हाल हुआ था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं कॉन्फिडेंट थी। और मैंने फर्स्ट रीड किया तो मैंने कोई 55 MCQs जो है मैंने वो फर्स्ट रीड में कर लिए, और जिसमें से मुझे पता था मेरे के 53 या 54 जो है ना एग्जैक्टली करेक्ट है। अब मुझे ये था कि मैं सेकंड रीड करूं या ना करूं, और मैं दोबारा से उसे क्या करूं। फिर मैंने सेकंड रीड दी और मैंने वो वाले एमसीक्यूज किए
जिनका मुझे पता था 90% श्योर था कि दो ऑप्शन में से, मतलब 4 ऑप्शन है आपके अपने, उसमें से 2 ऑप्शन में से था कि अगर ये होगा या ये होगा। क्योंकि ना एमपीपीएससी में एमसीक्यूज के ऑप्शन ये नहीं होता कि बहुत दूर दूर के आते हैं, बहुत क्लोज आते हैं। तो वो मैंने इस तरह किए, और मैंने सिर्फ 2 अटेम्प्ट में किए। फर्स्ट में मैंने वो किए जो मेरे मुझे एग्जैक्टली आते थे, वो मुझे 55 तक एग्जैक्टली आते थे। उसके बाद मैंने 8 किए होंगे जो मैंने 90% अप्रोक्सीमेट पे बेसिस पे किए। इस तरह मैंने किए, और उसके बाद मैंने पेपर को दोबारा एक दफा रीड किया और दे के मैं आ गई। लेकिन जब पेपर दे के क्या किशन, आपकी आवाज नहीं आ रही, डिस्टोर्शन हुई है। डिस्टोर्शन हुई है, आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारी गेस्ट का डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी उनका दोबारा कनेक्ट होता है तो दोबारा जो है वो हम उनसे बात करते हैं। तो 1 मिनट रुके आप लोग, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। सॉरी सर, वो इश्यू हो गया था नेट नहीं, का। कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, जब आप पेपर में आपने अटेम्प्ट की है तो दूसरी गो के बाद से दोबारा से बताइएगा। हाँ जी। जब मैंने अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम में मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने सेकंड टाइम में मैंने कोई 8 एमसीक्यूज किए जो मुझे 90% श्योर हो चुके थे कि इन 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। बस उसके बाद मैंने पेपर रीड जरूर किया, लेकिन मैंने उसके बाद कोई मार्क नहीं किया, और मुझे नहीं लगा कि मैं ऐसा कुछ भी करूँ। क्योंकि मुझे था कि नेगेटिव मार्किंग होती है और उसको मुझे ध्यान में रखना था, और मैंने रखा। क्योंकि मुझे ये था कि जो लास्ट टाइम भी मेरिट था उसका भी इतना हाई नहीं था, लेकिन मेरे तुक्के भी, मतलब आपको पेपर जरूरी नहीं है कि आपको 100% आए, मुझे भी उतना 100% नहीं आ रहा था, उससे ज्यादा नहीं आ रहा था। और फिर मैंने नहीं किया। अल्लाह का शुक्र है, रिजल्ट आया और मैं कामयाब हो गई। अल्लाह ताला ने वो एक सीढ़ी मेरी पार करा दी, मेरी मंजिल के करीब हो गई। आपके कितने नंबर आए रिटर्न में? मेरे 52 नंबर हैं रिटर्न में। और आपने कितने टोटल अटेम्प्ट किए थे? सर एक्चुअली ना मैं बहुत स्लोली रीड कर रही थी, और मुझे जहां तक याद है ना, मैंने अटेम्प्ट किए हैं 62 या 63 अटेम्प्ट किए थे मैंने एमसीक्यूज। और अब मुझे इसमें कंफ्यूजन हो गई थी बाद में खुद ही, कि मैंने 2 बाद में एमसीक्यूज लास्ट टाइम पे मैंने टिक किए या नहीं, लेकिन मुझे 62 63 का है कंफर्म कि मैंने ये इतने किए थे। अच्छा, जब आपका रिटर्न तो का अब रिजल्ट आ नेगेटिव। गया तो जी। आपने फिर इंटरव्यू के लिए कैसे तैयारी की? हाँ जी। अच्छा, जो टेस्ट है ना वो हम करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप स्टडी। हमें पता होता है कि आपको एक स्टेटमेंट मिलेगी, उसके बाद नीचे ऑप्शन होंगे, और ऑप्शन आपको हमेशा हेल्पफुल होते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट हो आपके पास, या आपको उस चीज के बारे में थोड़ी सी भी नो हाउ हो, तो वो आपको हेल्पफुल जरूर होते हैं ऑप्शन। लेकिन ना इंटरव्यू इंटरव्यू सब्जेक्टिव टाइप स्टडी है, कि वो सिर्फ एक लाइन या 3 से 4 लफ्ज बोल के चुप हो जाएंगे, और आपको पूरी कहानी खुद सुनानी है। उन्हें आपने, मतलब आप समझे, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो पूरी चेंज हो जाती है। फिर उसके लिए मैंने जो सर सामा उसके लिए सेमिनार कंडक्ट किए, और वो मैंने सेमिनार अटेंड किए। सबने जो जो प्रेफरेंस दी ना, वो एक बुक को दी, वो थी जनरल एग्रीकल्चर। मैंने उससे पहले जनरल एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी थी। फिर मैंने जनरल एग्रीकल्चर ली,
और मैंने उसको थॉरली स्टडी करना शुरू किया। अब सब कुछ पढ़ने के बाद उससे यूं नहीं था कि मैंने हर चीज को पढ़ा। जब आपने टेस्ट दे लेंगे और आप बेसिक कोर्सेज अपने पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम जो जनरल एग्रीकल्चर है उसमें से हमारे लिए पढ़ने वाली क्या चीजें हैं। सिर्फ वो वाली चीजें और मेन मेन हेडिंग्स को माइंड में रखते हुए नीचे वाली चीजें जो एक्सप्लेनेशन होती हैं वो उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया और मेन हेडिंग्स को अच्छे से याद कर लिया। तो ये जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको मेन पॉइंट्स पता होने चाहिए। और हम इस लेवल पे होते हैं, बीएससी किया हुआ आपने या एमएससी किया हुआ, तो हम इस लेवल पे होते हैं कि हम उन्हें खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आपको बात ये होती है कि आप पॉइंट टू द पॉइंट उससे बात बता देते हैं कि ये चीज ऐसे है, तो उसको आप एक्सप्लेन कर लेते हैं। और एग्रीकल्चर इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी मेजर ऐसा है कि जिसमें हम एक्सप्लेन ना कर सकें। और कोई भी हमारा स्टूडेंट ऐसा इनकम्पिटेंट नहीं होता कि वो एक्सप्लेन ना कर सके। और फिर आपने एक दफा बुक को रीड किया होता है। अब एक दफा रीड करने से मतलब ये है कि उसको भी आपको रिवीजन देनी पड़ेगी। चैप्टर 4, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 तो मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उसको वो सारा मैंने थॉरली रीड किया था। क्यों? सॉइल साइंस और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, वाटर लॉगिंग है, सॉइल के इश्यूज जो हैं या मेजर क्रॉप्स के जो इश्यूज हैं वो उनसे डील कर रहा था। और वो उन सिस्टम्स ऑफ फार्मिंग उसमें आते हैं सारे। वो सारे मैंने अच्छे से प्रिपेयर किए। उसके अलावा कुछ हॉट टॉपिक्स होते हैं, जो करंट टॉपिक्स चल रहे होते हैं उन पे आपने, जिसमें अभी हमारे जो आए थे ना मेंबर, पीपीएससी मेंबर, उन उनका ताल्लुक था इरिगेशन डिपार्टमेंट से। अब जब हमें पता चला कि जब फर्स्ट टाइम हुए कुछ एक दो बच्चों के, तो उन्होंने हमें पता चला कि उन्होंने ना अपने इलाके के पूरा पूरा इरिगेशन सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। रिवर कौन से है, कौन सी किनाल से आपके एरिया को पानी दिया जा रहा है, कौन सी वहाँ पे सॉइल वहाँ की कैसी है, और वहाँ पे कौन से वाटर लॉगिंग के इशू है, यानी वाटर के क्या इश्यूज आ रहे हैं, सॉइल के क्या इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह के वो क्वेश्चन कर रहे थे। फिर इसके हिसाब से वो आपको पीपीएससी के मेंबर, मतलब जब पहले एक दो बंदों को थोड़ा सा अनलकी कह लें, या उन्हें नहीं पता होता कि वो किस तरह का बंदा आने वाला है, तो वो उनके लिए अनलकी था। लेकिन बाद में हमें पता चल गया था, और हम सब ने तकरीबन इरिगेशन जो सिस्टम था अपने एरिया का सारा, वो हमने अच्छे से स्टडी किया और उसको याद कर लिया। अब मेरे पापा से थी, तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि आपका रिवर, जो आपके एरिया में कौन सा रिवर है ऐसा जिससे से आप लोग इरिगेशन ले रहे हैं। अब उसे मुझे ये भी पूछ सकते थे कि अभी सतलुज से आप लोगों को मिल रहा है या नहीं। मैंने कहा सर सतलुज है। तो मैंने कहा सतलुज तो इंडिया के पास है। अच्छा ठीक है भाई, सतलुज इंडिया के पास है, वाकई में सतलुज इंडिया के पास हमारे पास नहीं है। तो इन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ क्वांटिटी का जो वाटर है ना, वो हमें परमिशन है, और वो हम यूज करते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। इस तरह के वो क्वेश्चंस करते हैं। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे कि ये चीज ऐसे हो रही है, वो इनडायरेक्ट चीजें पूछते हैं। और उसके लिए फिर आपको जो एक्सप्लेनेशन में स्टडी करनी पड़ती है, डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। और डिटेल स्टडी करने के लिए आपके पास सोर्स अच्छे होने चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जनरल एग्रीकल्चर वाकई में बुक जो है ना वो बहुत अच्छी है। अभी अभी भी वो बहुत, उसने मुझे बहुत हेल्प आउट किया। सेकेंडली सर ने जो सेमिनार की, तो उनमें जो टॉपिक्स थे, जो मेरे से तो उन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछे, लेकिन फर्टिलाइजर इशू चल रहा था, ब्लैक मार्केटिंग का वीट का। और ये भी उन्होंने पूछा कि जो लास्ट ईयर थी वीट, वो गिर गई थी किस वजह से। और इस दफा जो है वो इस दफा भी जो वीट थी लास्ट टाइम है, उसमें ओले बरस गए थे, और उनकी वजह से तब भी वीट की जो यील्ड है वो कम हो गई थी। तो उन्होंने पूछा था कि भाई डिफरेंस बताएं आप कि लास्ट ईयर और इस ईयर जो वीट का जो है ना यील्ड लॉस हुआ है वो किस वजह से हुआ है। अब जो लास्ट ईयर यील्ड लॉस हुआ था वो ओलों की वजह से नहीं हुआ था, वो ठंडी हवाएं चली थी उस वजह से हो गया था। और दूसरी बात ये, ठंडी हवाएं सॉरी, वो गर्म हवा चल पड़ी थी, मतलब गर्मी पहले आ गई थी, एक गर्मी की लहर पहले आ गई थी, वो तो एक्सट्रीम टेम्परेचर चला गया था, जिस वजह से जो है ना वीट की यील्ड लॉस हो गया था। और इस दफा क्या हुआ था कि स्नो ओले गिरे थे, और उसकी वजह से भी ये लॉस हुआ था। अब वो डिफरेंस उन्हें अब हमें स्टडी करके जाना था, और ये आपको देखने पड़ते हैं एक दो साल से पहले कि क्या इश्यूज चले हैं। और ये न्यूज़पेपर पढ़ने पढ़ना पड़ता है डेली का, या आपको गूगल पे सर्च करें कि लास्ट ईयर एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, वो पता चल जाएंगे, वहां से आप स्टडी कर लें। यही चीजें वो अच्छा लोग क्या किशा, देख रहे होते हैं। अब आपने जी।
इंटरव्यू के लिए जाना था, तो आपने, जी। आप लड़की हैं, तो आपने क्या ड्रेसिंग की? क्योंकि लड़कियों को ये बड़ी टेंशन होती है ड्रेसिंग की। तो आपने क्या टेंशन, टेंशन नहीं, आपने क्या ड्रेसिंग की? हाँ जी सर, ड्रेसिंग की मुझे टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं करती हूँ वेल, और सेकेंडली मैं करती हूँ गॉन, और मैं नॉन परमानेंटली करती हूँ। तो मेरा मुझे पता था मैंने गॉन पहनना है, जस्ट गॉन और वेल वैसे ही की है जैसे मैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी में करती हूँ। मेकअप नहीं करती, शुरू से भी नहीं करती, और इंटरव्यू में भी वैसे भी जिसने भी कहा उन्होंने सब ने यही मना किया था हमें। एक दो मैंने और सेमिनार भी अटेंड किए तो उन सब ने मना किया था कि गर्ल्स ना मेकअप ना करके जाए स्पेशली। पर उससे बंदा ना बहुत अजीब सा लग रहा है, फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं तो बहुत लाइट तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप एक लिपस्टिक का यूज कर लें, उससे ज्यादा ना करें। खैर, मैंने गाउन पहना और वेल किया, और नॉर्मल मैं पहन के गई थी स्नीकर्स। स्नीकर्स पहने हुए थे मैंने नीचे, बस ये मेरी ड्रेसिंग थी। तो वेल वाली लड़कियां तो बड़ी परेशान होती हैं कि हम वेल करके जाएंगे, हमें निकाल तो नहीं देंगे। तो आपको ये परेशानी नहीं थी हुई कि मैंने गोन पहना है, वेल किया है, किसी ने निकाला तो नहीं वहां पे? कुछ कहा तो नहीं आपको? सर एक्चुअली इसके बारे में आपको बताऊं, मेरी ना इस बारे में ट्रेनिंग बहुत लंबी है। बीएस में मुझे, जब मैं बीएस में यूनिवर्सिटी में एंटर हुई थी, मुझे इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रूफ, आप कोई भी आपको जज जज तो हर इंसान आप कर रहा होता है, लेकिन कोई भी इतना जजमेंटल नहीं हो सकता कि आपको आपके वेल की बेसिस पे निकाल दे। स्पेशली पाकिस्तान में आपको कोई वेल की बेस पे नहीं निकालेगा, कोई और वजूहत जरूर होंगी। और इंटरव्यू वाले पीपीएससी के मेंबर्स, तो मैं कहती हूँ वो लोग आपको पूरा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करते हैं कि आप फ्रीली बोलें, बच्चा वहां पे डरे ही ना। और उन्हें तो इस बात से लेना ही देना नहीं है कि कोई लड़की वेल करके आ रही है या वो कैसे आ रही है, उन्हें गेटअप से लेना देना नहीं होता। बस लेकिन हमें गेटअप वैसे करके जाना चाहिए ये कि ना हम एक फॉर्मल जगह पे जा रहे हैं, हम एक फॉर्मल। और अगर मैं गॉन, मैं ये कोई और लड़की वेल करी है तो वो कॉन्फिडेंट हो कि जो उसने पहना है वो ठीक है, वो उसकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। उससे किसी के भी, मैं नहीं सोचती कि किसी की भी थिंकिंग या किसी के भी या किसी का भी असर मेरे पे आना चाहिए, और नहीं आता। अच्छा, आप जब गई, पहले तो आपको किसी चेयर पे बिठाया होगा। आप रूम में कैसे एंटर हुई, कैसे बैठी, कितने लोग थे, कहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, किसने क्या क्या सवाल पूछा, आपने क्या क्या जवाब दिया? तो वो जरा डिटेल से अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। मैं 11:25 पे, जिस जगह मुझे पहले बिठाया गया था वहां पे बिल्कुल सामने घड़ी लगी हुई थी, वॉल क्लॉक, और मैंने देखा 11:25 पे उन्होंने मुझे कहा कि आप अंदर चले जाएं। मैं अंदर गई, और मैंने भी एक कमीन गया दरवाजा खोलने के लिए था, कहना था मतलब कि पहले ही मुझसे पहले जो जिन्होंने मुझे कहा था कि आप अंदर आ जाओ, उन्होंने दरवाजा खोल दिया था, फिर मैं एक कमीन मैंने नहीं कहा, और मैं अंदर चली गई। मैंने जाके सलाम किया। तीन लोग बैठे थे बिल्कुल एक सामने, पीपीएससी के मेंबर बैठे थे साइड पे, जो है बीजेडयू यूनिवर्सिटी से आए हुए थे, सो वो बैठे हुए थे सर, और एक एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से सर आए हुए थे, वो बैठे थे। वो दो जो सर थे वो आमने सामने बैठे हुए थे, और एक सर जो है वो मेरे बिल्कुल सामने बैठे, मतलब क्रॉस प्लस बनता था। इस पोजीशन में हम लोग बैठ गए, सर ने मुझे कहा कि आप बैठ जाएं, मैं बैठ गई। तीनों सर ने मेरे बैठने के बाद मेरे सलाम का जवाब दिया। ठीक है, उसके बाद सर ने, जो पीपीएससी मेंबर थे, उन्होंने स्टार्ट किया। उन्होंने कहा, बेटा आपका नाम कैक्श है? मैंने कहा जी सर मेरा नाम कैक्श है। सर ने कहा अच्छा। सर ने कहा कि आप पाक वतन से बिलोंग करते हैं? मैंने कहा जी मैं पाक वतन से belong। तो फिर कहते हैं अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आपका नाम कैक्श है, इसका मतलब क्या है? मैंने उन्हें अपना नाम का मीनिंग बताया। तो मुझे कहते हैं कि ये ना आपने कहाँ से सर्च किया? तो मैंने सर को कहा कि सर सर्च वैसे गूगल से भी मैंने आने से पहले किया था, लेकिन शुरू से ना, मतलब प्रेप वन क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, हम दो नाथ में नाम आता है कृष्णा, तो टीचर्स ने भी मीनिंग बताया हुआ था, इसलिए मुझे ज्यादा सर्च करने की किसी की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा चलें अच्छा ठीक है।
फिर उन्होंने कहा कि आपको ये पता है कि आपका नाम कौन सी जुबान में है? अब मैं मुझे नहीं पता था कि मेरा कुछ जुबान में नाम है। तो मैंने मैंने कह दिया, मैंने कहा सर, मैंने सर्च ही नहीं किया अपने नाम के बारे में इतना कि मैं इसे स्टडी करती कि मुझे पता हो कि किस लैंग्वेज का। तो सर कहते कोई आइडिया? मैंने कहा सर, इलामा इकबाल ना अपनी नज्मों और ज्यादातर शायर यूज कर रहे थे, और इलामा इकबाल की नज्मों में जो वर्ड्स आते हैं ना वो फारसी के होते हैं, तो आई थिंक मेरा नाम फारसी में होगा। तो उन्होंने कहा गुड, उन्होंने कहा हाँ जी आपका नाम फारसी है। वो साथ में ख्याल से गूगल कर रहे थे और गूगल से वो चेक कर रहे थे। गलत नहीं बताना, आपको नहीं आता आप बता दें कि नहीं आता आपको। मैंने बता दिया, मैं परेशान तो हुई, लेकिन फिर मैंने इस चीज को कवर अप कर लिया, ज्यादा शो नहीं वहां पे किया। तो उन्होंने भी खैर, उन्होंने मुझे बहुत फ्रेंडली, उन्होंने कहा चले कोई नहीं, और उन्होंने फिर मुझे कहा कि गुड ठीक है, आपने जो तुक्का लगाया वो सही है, और आपका नाम फारसी नहीं है। फिर उन्होंने स्टार्ट किया कि पाक पतन का पुराना नाम किया। अच्छा, अब ये बात ना हमें सर साहब ने पहले ही बताई थी, जितने भी हमें सेमिनार लिए थे, और सेमिनार में सबने बताया था कि अगर आपका जिधर का डोमिसाइल है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सिटी का कोई पुराना नाम रह चुका हुआ है। तो मैंने फौरन से बता दिया, मैंने कहा जी सर। तो कहते ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि अच्छा आपका मेजर सॉइल साइंस है? मैंने कहा जी मेरा मेजर सॉइल साइंस है। वो सारा ना मेरी डीएम से रीड कर रहे थे। उन्होंने कहा आपने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से पढ़ा? मैंने कहा जी मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से पढ़ा। उन्होंने कहा आपने 2020 में कंप्लीट कर लिया? मैंने कहा जी मैंने 2020 में कंप्लीट कर लिया। उन्होंने कहा फिर उसके बाद आपने क्या किया? मैंने कहा 2020 के बाद मैंने ना एमफिल स्टार्ट कर दी थी, और बीएस के फौरी बाद ही मैंने एमफिल में एडमिशन ले लिया, और 2022 में मेरी सितंबर में कंप्लीट हुई है। तो उन्होंने कहा सितंबर के बाद क्या किया आपने? मैं क्या, मैं टेस्ट की प्रिपरेशन कर रही थी। कहते चलें ठीक हो गया। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर ने कहा कि आपने ना मेजर सेट किया। मैंने कहा जी मैंने सवाल सेट किया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। अच्छा, और साथ ही उन्होंने मुझसे पूछा कोहेजन क्या होती है। अब मुझे ना मतलब मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मुझे करना तो ये चाहिए था कि मैं एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का आंसर करती, लेकिन मैंने कोहेजन और एडहेजन का आंसर उन्हें पहले कर दिया। खैर, उन्होंने मुझे कहा कि ना आप मुझे इसकी एग्जांपल भी दें प्रैक्टिकली, कि कोहेजन एडहेजन है क्या और उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या है, रिलेटेड टू प्लांट्स या एग्रीकल्चर ही देनी है, उन्होंने मुझे मेंशन किया। मैंने कहा ओके। मैंने सर को कहा सर ट्रांसपायरेशन में ना इसकी एग्जांपल है। उन्होंने कहा इसमें एक्सप्लेन करें मुझे कोहेजन कहाँ पे और एडहेजन कहाँ पे। मैंने उन्हें पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि कोहेजन कहाँ है एडहेजन कहाँ है। वो उस बात पे एग्री हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि ना ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपायरेशन को, इसी क्वेश्चन को उन्होंने मजीद डिटेल में चले गए। वो कहते हैं कि आप मुझे ये बताइए, सारे क्वेश्चन कर रहे थे मुझसे पीपीएस मेंबर। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि इसको कौन से फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। अब मैंने उन्हें बताया टेम्परेचर है, लाइट है, विंड है, सारे मैंने उन्हें फैक्टर्स बता दिए। अब मैंने जितने भी बताए ना वो मैंने एटमॉस्फेयर से रिलेटेड बता दिए। तो मुझे कहते हैं कि आपने ना बता तो दिए बेटा, लेकिन ना आप इन्हें एक्सप्लेन भी करें। चले मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने उन्हें सारा। तो जब मैं एक्सप्लेन करके फिर मैं चुप हो गई। उन्होंने मुझे गुड कहा। फिर उन्होंने मुझे कहते दोबारा कि आपको लगता है कि बस इतना ही है? मैंने कहा नहीं सर और भी होंगे। तो सर मुझे कहते कि आपका मेजर सॉइल साइंस है। अब उन्होंने मुझे ना क्लू दिया कि ये आपका मेजर है। तो मैंने कहा हाँ जी। मैंने फिर मुझे याद आया कि हाँ सॉइल, जब मैं स्टार्ट में बता रही थी तो मेरे माइंड में था, लेकिन बताते बताते मैं स्किप हो गया, मैं नहीं बता सकी। तो उन्होंने उस पर बस नहीं किया। उन्होंने कहा कि आपका मेजर सॉइल साइंस। उन्होंने मुझे क्लू दिया। मैंने कहा जी सर, सॉइल अगर ड्राई है मॉइस्ट है वो भी इफेक्ट करेगी, फिर रूट्स भी इफेक्ट करेंगी, आपकी टैप रूट सिस्टम है, शैलो रूट सिस्टम है, वो भी इफेक्ट करेगा। फिर वो थोड़ा तसली में आ गया। उन्होंने कहा ठीक है जी। फिर उन्होंने जो सर बैठे हुए थे बीजेडी से आए, तो उनकी तरफ रेफर कर दे कि आप इनसे क्वेश्चन करना। उन्होंने मुझे कहा कि आप ना एड्सॉर्प्शन, और आपने इनके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन का शायद आपको आता नहीं। अच्छा, अब मुझसे स्किप हुआ था। मैंने कहा मैंने उनको ये नहीं कहा कि नहीं सर, क्योंकि हिम्मत नहीं हुई है जो भी कह लें। मैंने उन्हें नहीं कहा, मैंने कैसे मैं आपको बता देती हूँ। मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस। वो उस पर मुतमईन हो गए। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपने ना एमफिल कहाँ से किया? मैंने कहा मैंने यूएस से किया। तो उन्हें शायद अंदाजा हो गया कि जब सर ने मुझे कहा ना कि आपको अपनी मुझे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा
बंदा प्रेशर में आ जाता है, मैं उस टाइम प्रेशर में आ गई, उन्हें थोड़ा सा फील हो गया कि बच्ची प्रेशर में चली गई है। तो उन्होंने मुझे रिलैक्स करने के लिए अगला क्वेश्चन जो है ना बहुत नॉर्मल किया। उन्होंने कहा आपने किधर से एमफिल किया है? मैंने कहा सर मैंने यूएफ से किया है। तो कहते अच्छा यूएफ से किया है, कहते हैं यूएफ के जो कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? मैंने कहा सॉइल साइंस। कहते हैं तो सॉइल साइंस के डिपार्टमेंट को वहाँ पे क्या कहते हैं? मैंने कहा इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल एनवायरमेंटल साइंसेस। कहते हैं हाँ सही है। फिर कहते हैं मुझे कि ना आपके वहाँ के हेड कौन है? और अब मुझे हेड का नाम भूल गया। और मेरे लिए बहुत बुरी सिचुएशन थी कि आप एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के जाएं और आपको नाम भूल जाए, कोरोना के स्टेज था। और उसके बाद फिर मुझे इतना टीचर्स के नेम याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। लेकिन खैर बताया उन्हें, मैंने कहा सर उनका ना नाम क्या है, गुलाम आता है। तो उन्होंने खुद ही नाम ले दिया, गुलाम मुर्तजा साहब। मैंने कहा जी सर। सर कहते हैं कैसे बच्चे आपको अपने टीचर्स का नाम भूल गया? मैंने कहा सर नहीं भूला नहीं, दो तीन टीचर्स हैं मेरे आईयू में टीचर्स थे, उनका नाम भी गुलाम से स्टार्ट होता तो मिक्स हो गया। सर ने कहा अच्छा चले ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको सॉल्व फिजिक्स किसने सिखाई? फिर मैंने थोड़ी बता दी कि रंधावा साहब ने। तो वो इस बात पे हंस पड़े। और जब वो मुस्कुराए तो थोड़ा सा मैं भी स्माइल कर दी, और वो जो प्रेशर था मुझ पे आया हुआ वो रिलीज हो गया। तो जो मैं आपको बताने का मकसद ये है कि वो लोग देख रहे होते हैं कि अगर मतलब प्रेशर में जा रहा है तो वो उसको रिलीज भी करवा रहे होते हैं। उन्होंने इतना फ्रेंडली दिया। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ना आप बेटा मुझे बताएं C3 और C4 में डिफरेंस क्या है? मैंने उन्हें C3 और C4 में डिफरेंस बताया। अब अब यहाँ से मुझे अंदाजा हुआ कि वो बहुत डिटेल्स पूछते हैं। और मैंने उन्हें पहला डिफरेंस बताया, मैंने उन्हें दूसरा डिफरेंस बताया, मैंने उन्हें तीसरा डिफरेंस बताया, फिर भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, फिर भी वो चुप करके मेरी सुनते रहे। फिर मैंने उन्हें चौथा डिफरेंस बताया। फिर उन्होंने कहा ओके। फिर ओके करके फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गए। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा कि राइस क्रॉप के बारे में। उन्होंने कहा कि जो राइस है ना उसके बारे में मैंने सुना है कि अगर उसका ना पानी खड़ा हो, वाटर लॉग कंडीशन है, जैसे भी पानी खड़ा हो जमीन पे और उसका सिर्फ एक पत्ता भी बाहर हो ना वो सर्वाइव कर जाती है, लेकिन बाकी जो क्रॉप्स है ना वो कोई नहीं सर्वाइव करती। तो इसका रीजन आपको पता है? मैंने कहा जी सर ऐसा ही है, राइस सरवाइव कर जाती है। तो उन्होंने कहा रीजन? मैंने कहा सर उसके पास राइस में ना राइस क्रॉप में एरन सेल्स होते हैं। तो सर मुझे कहते हैं ठीक है एरन टाइमर सेल्स होते हैं बेटा, लेकिन एरन टाइमर सेल से क्या होगा? मैंने कहा सर अब जो जो मैं घर से स्टडी करके गई थी मैंने कभी खुद भी स्टडी नहीं किया था कि एरन टाइमर सेल से क्या होता होगा। जो आपको मैं ये बात बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि जो बैक स्टडी है ना वो आपको हमेशा सपोर्ट कर रही होती है। तो उस टाइम मैं सोच रही थी कि ये मुझसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहे वो मतलब ना वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे। वो मुझसे कह रहे थे और बताएं ना, मतलब क्या है ऐसा राइस में कि उसके पास आयरन टाइमर सेल्स भी हो गए तो वो क्यों नहीं कर रहा? वो क्या उसमें ऐसा हो गया कि वो रिस्पायरेशन कर रहा है बाकी प्लांट्स नहीं कर रहे? अब मैंने उनको बताया कि सर जो आयरन टाइमर सेल्स है ना उनकी एबिलिटी है कि वो सोलुबलाइज वाटर सोलुबलाइज ऑक्सीजन को जो है यूज कर लेते हैं। और जो जिन क्रॉप्स में एरेंटाइमर सेल्स नहीं होते वो जो एयर में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होती है ना उसको सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो सर ने मुझे कहा गुड। उस बात पे वो सेटिस्फाई हुए और वो मूव किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि आप ये बताएं कि आपने कॉटन सो की हो और कॉटन सो करने के बाद शॉवर हो जाए और शॉवर होने के बाद आप क्या होगा? अच्छा मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैंने सर को कहा सर आप ना काइंडली से रिपीट करते मुझे आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर ने कहा कि मैंने ये कहा है कि आपने ना कॉटन सो कर दी है किसी भी किसान ने, या सिचुएशन ऐसी कि कॉटन सोई हुई है और उसके बाद शावर हो गई है और वहां पे क्रस्टिंग होगी। अब सर ने वो थोड़ा आसान कर दिया, उन्होंने कहा कि क्रस्टिंग होगी है क्या होगा? अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले तो जर्मिनेशन नहीं होगी, आप क्रस्टिंग की वजह से जर्मिनेशन नहीं होगी। करने का अच्छा फिर मैंने कहा जर्मिनेशन नहीं होगी, पोर्स आपके बंद हो जाएंगे ना, एयर नहीं पहुंच, सप्लाई एयर सप्लाई भी रुक जाएगी और जो इन्फिल्ट्रेशन रेट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो सॉइल जो एक बैड कंडीशन का जरूर क्रॉप की जो जर्मिनेशन जरूरी है ना वो नहीं होगी जब तक हम उसको रिमूव नहीं करते। कहते हैं ठीक है ठीक है। फिर मुझे कहते हैं कि बेटा आप ये बताएं कि आप जब इधर से पाकपतन से ना, मैंने कहा जी मैं पाकपतन से। तो कहते आप आई हैं तो कौन सा रिवर था, कोई रास्ते में कोई रिवर आया? तो मैंने कहा सर नहीं रिवर तो नहीं आया। तो कहते नहीं आपके एरिया का या आगे पीछे कोई रिवर है? मैंने कहा जी इसका सतलुज है। कहते हैं आपने पता है आपको कि सिंध ताक माहिदा क्या है? मैंने कहा जी सर मुझे पता है। तो
कहते हैं उसमें ना डिवीजन हुई है, उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया। जब उन्होंने मुझसे पूछा ना सिंतास मदर क्या है, पता है आपको? मैंने कहा जी सर मुझे पता है। तो उन्होंने कहा कि उसमें डिवीजन हुई है, 3 रिवर्स हमारे पास है और 3 रिवर्स जो है ना इंडिया के पास है। मैंने कहा सर ऐसा ही है। सर ने कहा सतलुज तो इंडिया के पास है। मैंने कहा सर ऐसा ही है, सतलुज उनके पास ही है। तो कहते फिर आपको जो आप कह रहे हैं कि पाकपतन को या आपके एरिया में सतलुज रिवर से इरिगेशन हो रही तो कैसे हो रही है? मैंने कहा सर जो फुली जो हम रिवर उसको बंद कर सकते, और जैसे इंडिया भी नहीं हो सका, हमारे साथ जो मुआहदा है ना वो इतना हुआ है कि हमने क्वांटिटी है, अमाउंट है, मुझे अमाउंट सही से याद नहीं, कि मैंने कहा क्वांटिटी तक है ना हमें अलाउड है, उतना पानी आता है। कहते हैं अच्छा ठीक है। फिर मुझे कहते हैं अभी जब आपको पता हो, अभी आप आई हैं या आपने देखा हो कि किसी तरह आपको पता हो अभी सतलुज में पानी है। मेरा जो इंटरव्यू हो रहा था ना वो हो रहा था 4 जुलाई को। मैंने सर को कहा सर जुलाई में ना, जुलाई अगस्त सितंबर मूनसून सीजन होता है, लेकिन स्टार्टिंग जुलाई में जो है ना इतनी बारिशें नहीं हो रही हैं अभी भी, और स्टार्टिंग में बिल्कुल स्टार्ट में मूनसून नहीं आता, 15 जुलाई के बाद ही मूनसून स्टार्ट होता है, और उस जब मूनसून स्टार्ट होता है ना उस टाइम सतलुज में पानी होता है, उससे पहले सतलुज में पानी नहीं आता। उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि ना बेटा ठीक है, आपने जो मुझे बताया, और उन्होंने एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से जो सर आए हुए थे उनको कहा कि आप इनसे क्वेश्चन करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सर ने मुझसे क्वेश्चन करना स्टार्ट किया। उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा कि कॉटन आपकी जो पोस्ट आपने अप्लाई की है उसमें कॉटन इंस्पेक्टर की क्या ड्यूटीज है। अब जो कॉटन इंस्पेक्टर की ड्यूटीज थी ना वो मैंने बड़ी मेनली की वो की हुई थी, जो मतलब गूगल से या जो जो भी मुझे मिली थी मैंने सारा बताया कि उन्होंने ये मेंटेन करना है, ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये सब चीज कॉटन के वाले सब चीजें मैंने उन्हें बता दी। अब उन्होंने मुझे कहा कि ना बेटा असल में ना अ, जो कॉटन इंस्पेक्टर का काम है ना, सबसे अगर शॉर्ट या टू द पॉइंट मैं आपको बताऊं, उन सर ने मुझे खुद ही बताया कि ना उनका काम ये है कि ना वो लाइसेंस इशू करता है जिनिंग प्रैक्टिस को। मैंने कहा ओके सर। फिर सर मुझे कहते हैं कि ना आपको ये पता है कि 1 बेल कॉटन का कितना वजन है? मैंने कहा जी सर। मैंने वो बताया सर को। फिर सर मुझे कहते हैं कि अच्छा अगर आप सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको बताऊं आपको वर्जीनिक फैक्ट्री लगानी पड़ जाए तो आपको क्या क्या चीजें जरूरत होगी? मैंने सर की तरफ देखा, मैंने कहा सर मुझे ना इसका कोई आइडिया नहीं है प्रैक्टिकल इसमें कि मुझे ये नहीं फैक्ट्री के लिए क्या, मैंने कभी नहीं इसको स्टडी किया। कहते हैं किसी एक भी चीज का नहीं है। तो मैंने बड़ा सोचने के बाद मैंने कहा सर मुझे कॉटन का तो पता है, उसके अलावा मुझे किसी चीज का नहीं पता। तो सर हंस पड़े, वो मुझसे इनपुट पूछना चाह रहे थे कि जीनिंग इंडस्ट्री में इनपुट क्या चाहिए होगी, क्या रिक्वायर्ड होंगे अगर हमें एक जीनिंग फैक्ट्री लगानी है। मैंने कहा सर सॉरी मुझे नहीं पता, और मैंने नहीं इस बारे में स्टडी किया हुआ। वो कहते हैं चले ठीक है बेटा अगर आपको नहीं पता। फिर उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन भी पूछा था, और मेरे माइंड में आ रहा है कि उन्होंने, मैंने सुबह से मैं सोच रही थी कि उन्होंने मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा था। हाँ सच, वो कॉटन की उसका पूछा था कि इस कॉटन सीड में जो खुट्टी कहते हैं जिसे हम लेट और सीड का क्या, उन्होंने मुझसे पूछा था कि वजन क्या होता है। मैंने सर को कहा सर वजन तो मुझे अभी तक नहीं याद आ रहा, और मैं आपको रेशो बता देती हूँ, 1:3 जो है ना वो है। तो कहते ठीक है, उन्होंने उस पर ठीक कर दिया। फिर जो बीजेडी से सर आए हुए थे उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक बात मैंने आपसे और पूछनी थी। मैंने कहा जी सर पूछें। कहते हैं एक राइस क्रॉप आपने मुझे बता दी कि एरन काइमा सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा जी सर। तो कहते हैं तो आप मुझे कोई और क्रॉप ऐसी बता सकती हैं जिसके अंदर एरन काइमा सेल्स? मैंने बड़ा सोचा लेकिन स्टडी नहीं किया हुआ था और मेरी नजरों से नहीं गुजरा था। मैंने सर को कह दिया, मैंने कहा सॉरी सर मुझे इस बारे में नहीं पता और मैंने इसको नहीं स्टडी किया, मुझे सिर्फ राइस का ही पता। सर ने कहा ओके बेटा थैंक यू, आप जा सकते हैं। फिर मैं बाहर आ गई और उन्होंने बेल बजाई और जो बाहर बैठे हुए थे वो भी अंदर चले गए, और जब मैं बाहर आई तो पूरे 12 बज रहे थे। मेरा 30 से 35 मिनट इंटरव्यू हुआ था। आपके इंटरव्यू में मार्क्स कितने आए? इंटरव्यू में कितने मार्क्स आए? हाँ जी, मेरे इंटरव्यू में 75 मार्क्स आए। 75? जी। अच्छा, तो क्या कहशा, आपका इंटरव्यू हो गया, माशाल्लाह सिलेक्शन हो गई। जब आपने लास्ट ईयर गूगल लाइसियम का जीके वाला बैच नंबर 15
बैच नंबर 15 आपने ज्वाइन किया था, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? सर बैच नंबर 15 से पहले ये था कि मुझे पता ही नहीं था कि जो जनरल नॉलेज आता है ना किसी भी पेपर में, वो कहाँ से करना है या मैंने क्या स्टडी करना है। एक वो बर्डन था जो सुलझना है। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती थी और वो सॉल्व नहीं होता था कि मैं इसका क्या हल निकालूं। लेकिन कितनी एक बुक पढ़ सकती थी, बेशक आप पढ़ाकू हो चाहे जो मर्जी हो, लेकिन आप कितना पढ़ सकते हैं। और फिर आपका एक प्रेशर होता है एग्जाम का, आपको अपने सब्जेक्ट को भी स्टडी करना है। 60% आपका सब्जेक्ट आता है, 40% आपका जनरल नॉलेज आ रहा होता है। तो आप क्या क्या स्टडी करेंगे? पढ़ने का तो बहुत कुछ है। मुझे गाइड चाहिए थी। गाइड, अल्लाह का शुक्र है कि आपका मुझे फेलो ने ग्रुप में पहले ही ऐड किया हुआ था, और उसमें फिर मैंने आप ज़्यादा ध्यान के शुरू किया, और गूगल आईसीएम को मैंने जब बैच नंबर 2022 में मैंने बैच नंबर 15 ज्वाइन किया, उसके बाद मुझे इतना फायदा हुआ कि मैं बता सकती हूँ कि अब मुझे पता है कि अगर किसी भी चीज़ के लिए मुझे जनरल नॉलेज स्टडी करनी पड़ जाए, तो मैं बता सकती हूँ आसानी से कि क्या क्या आउटलाइंस होंगी। इतनी मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गई उस बैच को ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, जो आप जियोग्राफी आप कह लें, आपके बैच में आपने बहुत डिटेल, आप इतना डिटेल में पढ़ाते हैं कि बहुत ज्यादा। लेकिन उस सब के बाद भी मेरी बात जो भी थी ना, वो ये थी कि मैं हर सब्जेक्ट, मैथ हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, पाक स्टडीज हो, जियोग्राफी हो, जो भी हो, मतलब हम अगर किसी भी चीज को पहले स्टडी करते हैं ना, स्पेशली जियोग्राफी और ये इस तरह की चीजें ना, उसको हम स्टडी करते हैं, या किसी भी कंट्री वाइज जो हम अपनी इंपॉर्टेंट चीजें बताई वो हम स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो हम रट्टा लगाते हैं। और रट्टा लगाना इतनी चीजों के लिए आसान नहीं था। फिर उसके लिए बेहतरीन हल यही था कि मुझे पता होता कि किसी भी चीज की ना बेस आपकी स्ट्रांग हो, कॉन्सेप्ट वाली बात आ जाती है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए था, और वो कॉन्सेप्ट मुझे मिला आपका ज्वाइन करने के बाद। फिर जो चीजें आपने बताई इम्पोर्टेंट है, वो मैंने अपने आपने जो मुझे पढ़ाया, जो मतलब जो बैच में हमने पढ़ा, उसका मैंने सारे हैंड नोट्स और उस वो सारा रजिस्टर मैंने अलहदा से बना के कंप्लीट अलहदा से रख लिया था। और ये स्टडी मैंने ये भी मतलब आपका बैच पहले जब ज्वाइन किया था, तो ये जो 40% वाला जो पोर्शन था ना, वो भी मैंने मोस्टली उस टाइम कवर कर दिया था, और अपने हाथ से नोट्स बनाए थे। आपने जैसे जैसे गाइड किया, जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई, वो मैंने बहुत अच्छे से उसको हाईलाइट करके और हर तरह से इम्पोर्टेंट ब्रिजेस कौन सी हैं, इम्पोर्टेंट डेज क्या हैं, जो मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेटो और वगैरह डिफरेंट वो वाली, ये सारी चीजें मुझे पहले से ही मैंने फिंगर टिप्स पे कर ली थी। ये सारा फायदा मुझे उस बैच का हुआ। और आपको मजे ये बताऊं कि मैंने बैच ज्वाइन करने के बाद मैंने बैच बैच में इतना स्टडी किया था इसको, कि जब मैं एग्रीकल्चर के सॉइल सर्वे के पेपर के बाद मैंने इसको नहीं टच किया दोबारा से 40% के लिए। इसको क्यों जो भी आपने पढ़ाया था ना, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं आता होता या हमने पढ़ा नहीं होता, पर हम ना उस चीज को वैसे पढ़ नहीं रहे होते, या हम उसे इकट्ठा नहीं कर पाते कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने एक सोर्स, एक चीज हमें मिल गई पक्की पकाई कि ये चीजें हैं, अब इन्हें पढ़ लो और इन्हें कर लो। वो हमने वो कर लिया, और अल्लाह का शुक्र है कि वही फायदा दे गया। और अभी जब मैं पेपर दे के आई जनरल नॉलेज का, एओ के पेपर में, मैंने जनरल नॉलेज, ऐसा नहीं था कि मैंने जनरल नॉलेज क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, बल्कि मैं खुश हो रही थी कि मुझे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आए। स्पेशली पाक स्टडीज को बहुत हेल्पफुल होते हैं। और मैं आपकी बताऊं कि हम इंग्लिश को लेके बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन पीपीएससी के पेपर, सॉइल सर्वे वाला पेपर भी मैंने देखा, और ये वाला एग्रीकल्चर ऑफिसर वाला भी देखा। तो हमारी इंग्लिश बहुत ज्यादा टफ नहीं आती है, क्योंकि बीएस लेवल का पेपर होता है, और जो आप पढ़ाते हैं ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आता। अगर मैं देखूँ ना, तो मैंने अपनी आउटलाइन बना ली थी कि अगर मुझे कहीं दोबारा भी रिपीट करना पड़ जाए, रिवीजन करनी पड़ जाए, तो मुझे पता हो कि मैं ये चीजें स्टडी करूँ। मुझे बहुत फायदा हुआ। और फिर मुझे इस बात में भी पता चल गया कि जब मैं एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए भी मैं टेस्ट दे रही थी, तो मैं इस बात में थी कि जरूर जो सर उसामा क्विज देंगे ना, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि मैं उन्हें दोबारा पेपर से पहले मैं जरूर पढ़ के जाऊँ। और मैं पढ़ के गई। तो क्या किशा, आप इन लोगों को सजेस्ट करेंगी, रिकमेंड करेंगी कि ये लोग भी जीके को लाजमी करें, या ये लोग जीके को इग्नोर कर दें, जस्ट एग्रीकल्चर ही पढ़ें तो इनकी जॉब हो जाएगी?
सर देखें, कोई भी एग्रीकल्चर ना बहुत वास्ट फील्ड है। आप कोई भी इंसान इसमें पूरा नहीं हो सकता। इसके साथ साथ हमें साफ जाहिर है, हम बेहतर होगा कि दो एमसीक्यूज आए थे पास्ट स्टडीज के, और वो दोनों मुझे आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। दो एमसीक्यूज आए थे एमसी इंग्लिश के, और वो दोनों मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आते थे। ज्यादा वो यही है कि आपने ना, वो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। और एग्रीकल्चर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप कितना का पढ़ लेंगे, मतलब आपका ठीक है सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें आगे बड़े पोर्शन है, माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी तक भी के जो एमसीक्यूज थे ना वो भी आए हुए थे। कि अब सारे कहेंगे कि हमने माइक्रोबायोलॉजी नहीं पढ़ी, हमने बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़ी, लेकिन वो एमसीक्यू था एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये भी नहीं मैं कह सकती कि वो आउट ऑफ सिलेबस था, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर में या किसी भी पीपीएससी पेपर में जो जनरल नॉलेज 40% है ना, अगर उन्होंने रखा है, तो वो 40% आपके लिए बहुत जरूरी है। वो आपको जरूर करना चाहिए। और उसकी ये जो सरसामा कराते हैं, अम, सरसामा ठीक है, सरसामा सारा बाइंड करते हैं आपको कि आप रोजाना क्लास में लो। मैं बहुत ज्यादा इनकी बाउंड स्टूडेंट नहीं थी, कि या बहुत अच्छी इनकी स्टूडेंट नहीं थी कि मैं हर टाइम बैठी होती थी। लेकिन ये है कि मुझसे क्लासेस मिस हुई हैं, मैं ये नहीं कहती कि मुझसे मिस नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे कवर कर लिया। सर को मैं रीजन बता दिए थे और मेरा कवर हो गया। और उसके बाद ये कि मैं क्लास लेने के लिए अपने आप को बाउंड कर लिया, और अपना एक रजिस्टर लैदा बना लिया, और अपनी आउटलाइन बना ली। और वो आउटलाइन आप जो आप बनाते हो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। और वो जब भी बना सकते हो आप, जब आपको पता हो कि आपके सब्जेक्ट कॉन्टेंट्स हैं क्या। और उसके लिए आपको वाकई में गाइड की जरूरत होती है, वो सरसामा बेहतरीन है। और बुक से ज्यादा मैं कहती हूँ, अगर आपको बंदा टीचर पढ़ाने वाला मिल जाए ना, तो ज्यादा अच्छा होता है। और कहकशां ये लोग अभी जूनियर हैं, नई नई एमफिल में इन्होंने एडमिशन लिया है, तो आप इन्हें कोई नसीहत करना चाहो, कोई सुजेशन देना चाहो अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से, तो आप दे सकती हो, कुछ भी कहना चाहो। हाँ जी, मैं बस यही कहूंगी कि ठीक है, सक्सेस अल्लाह ताला के हाथ में है। और बेशक ये वालदेन की दुआएं उसमें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वालदेन और आपके साथी कराम आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। लेकिन एक बात मैं सबको कहूंगी कि जो मैंने एज ए कंपटीशन, मैं कंपटीटर थी, स्पेशली मैं पोजीशन होल्डर थी जब, तो मैंने बहुत ज्यादा कंपटीशन को फेस किया। और उसमें मैंने एक चीज बहुत देखी कि हसद बहुत ज्यादा है ना। तो मैं ये कहूंगी कि ना, आपको हसद नहीं करना चाहिए किसी से भी। अब मैं कंपटीटर थी ना, तो आप, मैंने कभी भी, मेरा चाहे मेरा कंपटीटर आके बैठ जाए, मतलब सेकंड पोजीशन वाला या थर्ड पोजीशन वाला भी आके बैठ जाए, मैंने उसको कभी गलत नहीं बताया। और कभी मैंने उसे ये नहीं कहा कि ये मैं चीज इसको नहीं बताती तो मेरे नंबर आ जाएंगे। देखें बात सुने, जो रिस्क है ना, वो अल्लाह ताला ने देना है, और वो लिखा हुआ है ना, वो आपसे कोई छीन सकता है और ना वो आपको कोई लेके दे सकता है। वो सब चीजें आपके नसीब में लिखी हुई हैं। जो चीजें बढ़ा सकती हैं वो भी आपको पता है, और जो चीजें कम कर सकती हैं वो भी हम सबको पता है। और कम करने वालों में हसद जो है ना, सबसे बड़ी चीज है। वो आपका रिस्क भी कम करती है और दूसरों का रिस्क भी कम करती है। मैं यही कहती हूँ कि एक दूसरे के साथ स्टूडेंट लाइफ में सबसे बेस्ट लाइफ है। स्टूडेंट लाइफ में एक दूसरे को हेल्प करें, जितना बता सकते हैं बताएं। आपको इस चीज की फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा बंदा ये सेमिनार सुन लेगा, ये सर उसामा का लेक्चर अटेंड कर लेगा तो उसके नंबर ज्यादा आ जाएंगे, नहीं। लेकिन रिस्क ना अल्लाह ताला ने देना। अब हमने 11,000 बंदों ने दिया था, हम 40 बंदे हुए हैं, तो ये नहीं है कि सारे बाकी इनकम्पिटेंट थे, वो कम्पिटेंट थे, बस उनका रिस्क नहीं था इसलिए उनका नाम नहीं आ सका। इसमें इस चीज का बिल्कुल भी कोई लेना देना नहीं है। बस हसद से बचें। और चाहे आपका कंपिटिटर है, चाहे आपका क्लास फेलो है, चाहे जो मर्जी है, आप उसको हेल्प आउट करें। जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं करें। अपनी जिंदगी भी आसान बनाए, दूसरों की जिंदगी भी आसान बनाए। दूसरों के रास्ते के कंकर चुन लेने से आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी, बल्कि आसानी होगी। अल्लाह ताला भी आपका साथ देंगे। की कामयाबियां और नाकामियां, ठीक है, इंसान के हक में हो या ना हो। अगर हक में हो जाती है तो हमारी कामयाबी बन जाती है, अगर ना हक हो जाती है या नहीं मिलती हमें, तो हम उसे कह देते हैं कि हम नाकाम हो गए हैं। लेकिन हम नाकाम नहीं होते, हम उससे जरूर सबक सीखते हैं। और मैं यही कहूंगी कि आप लोग एक दूसरे के साथ हेल्पफुल रहें, और एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करें, ना कि एक दूसरे की जगह काटा करें। स्टूडेंट लाइफ में ये बहुत ज्यादा होता है। मेरे जिंदगी में यही है कि आप कभी भी ऐसा ना करें। थैंक यू सो मच कहकशां, आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको कभी ना कभी जहमत तो लाजमी
हम देंगे जब भी एडवर्टाइजमेंट आई। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी अता करे, मज़ीद जो है वो आप तरक्की करते हुए इससे भी ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर ज्वाइन करें। अच्छा, किसी ने कोई थैंक यू सवाल सर। पूछना है? किसी ने कोई सवाल पूछना है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जनरल एग्रीकल्चर के जो बुक ऑथर हैं उनका नाम है अख्तर, अख्तर अब्बास। कल भी सेशन होगा, कल या परसों, कल या परसों भी एक सेमिनार होगा। आज 22 सितंबर है, तो 23 या 24 सितंबर को भी एक सेमिनार होगा। और अगला जो सेमिनार है ना, वो लाजमी लीजिएगा। वो मरियम बरेरा के साथ है, और वो उनकी 8 साल की स्ट्रगल है। मरियम जो है वो बरेरा मरियम जो है, बरेरा मरियम उनका नाम है। वो पिछले 8 साल से स्ट्रगल कर रही थी एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी मेहनत को कबूल करते हुए उनकी मेहनत का सिला दे दिया है। तो वो 8 साल की मेहनत, तो वो आप अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगी कि किस तरह वो डिटरमेंट रही, किस तरह उन्होंने अपने हिम्मत को नहीं छोड़ा, ठीक है, अपनी मेहनत करना नहीं बंद किया, वो डीमोटिवेट नहीं हुई, तो वो सारा बताएंगी। तो अभी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके जी, आज के सेशन को हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच कहकशां, आपने अपना टाइम निकाला। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, आपको जब जरूरत हो आप बताइएगा। जी ठीक है। अल्लाह हाफिज।